मैं डॉक्टर विजय श्रीमल, महात्मा गांधी इंटर कॉलेज बृजमनगंज महाराजगंज द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय के प्रकाश के परावर्तन नामक अध्याय का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, बहुत सारी वस्तुएं दिखाई दे रही होंगी। मैं दिखाई दे रही हूँ, यह मार्कर दिखाई दे रहा है, यह बोर्ड दिखाई दे रहा है और आपके फ़ोन दिखाई दे रहे होंगे और फ़ोन के इर्द गिर्द बहुत सारी वस्तुएं दिखाई दे रही होंगी। क्या मेरे कमरे में जहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है या बाहर जहाँ पे आप बैठे हुए हैं वहाँ अंधेरा है? अगर मान लीजिए वहाँ अंधेरा हो तो क्या आप इन वस्तुओं को देख सकते हैं? इस मार्कर को देख सकते हैं, इस बोर्ड को देख सकते हैं, मुझे देख सकते हैं, या जो चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं वो चीज़ें देख सकते हैं? तो जवाब आपका आएगा नहीं। तो फिर अंधेरे कमरे में हम वस्तुओं को देखने के लिए क्या करेंगे? क्या करते हैं? आप भी सोचिए कि आप अंधेरे कमरे में वस्तुओं को देखना हो तो उसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले आप मोमबत्ती, दिया, टार्च या इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सब वस्तुएं इनको जलाते हैं जिससे रोशनी निकले और हमें वस्तुएं दिखाई दें। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि हमें वस्तुओं को देखने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण घटक की आवश्यकता होती है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ की आवश्यकता होती है और वो है प्रकाश। उसे ही प्रकाश कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि वस्तुओं पर प्रकाश पड़ता है तो वो कैसे दिखाई देती हैं। क्यों प्रकाश जो है महत्वपूर्ण है वस्तुओं को देखने के लिए और किस प्रक्रिया से हम वस्तुओं को देख पाते हैं प्रकाश की उपस्थिति में। तो आइए जानते हैं। जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, अंधेरे कमरे में है, मुझे इस मार्कर को खोजना है तो हम इस पर टॉर्च जलाएंगे। टॉर्च जलाए, ये ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देने लगा। कैसे दिखाई देने लगा? टॉर्च जलाए या बल्ब जलाए या मोमबत्ती जलाए तो उससे निकलता है प्रकाश। प्रकाश जाता है उन वस्तुओं पर और उन वस्तुओं पर से कुछ अंश, प्रकाश का कुछ अंश परावर्तित होकर हमारे नेत्र तक पहुंचता है और नेत्र लेंस से होते हुए रेटिना तक पहुंचता है और रेटिना से फिर वो तंत्रिका तंत्र द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है और तब हम बता पाते हैं कि ये बोर्ड है, यहाँ पे विषय विज्ञान लिखा गया है, यहाँ हमारा ज़िला महाराजगंज लिखा हुआ है, या कोई भी वस्तु जो आप खोज रहे हैं प्रकाश जला के आप खोज सकते हैं जबकि वो अंधेरे कमरे में रखी हुई हो। तो आप देखेंगे कि प्रकाश जलाने पर हुआ ये कि प्रकाश इस वस्तु तक गई और यह वस्तु उस प्रकाश का कुछ अंश अवशोषित कर ली या अपवर्तित कर ली, लेकिन कुछ अंश जो है इस वस्तु से होकर प्रकाश हमारी आँखों तक पहुँचता है। तो ये जो घटना है प्रकाश का इस वस्तु तक जाना और इस वस्तु से लौटकर प्रकाश का हमारे आँखों तक आना, ये परावर्तन की घटना के कारण होता है। तो परावर्तन बस इतना ही नहीं है, और भी बहुत सारे घटनाएं होती हैं दैनिक जीवन में जो परावर्तन के कारण होती है। तो आइए जानते हैं उन उदाहरण को। जैसे अगर हमारे पास चिकनी या पॉलिशदार सतह हो, सरफेस हो, तो हमें वहाँ पे वो अधिक चमकदार दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किसी न किसी भी डायरेक्शन से, जैसे ये चिकनी सतह है, यहाँ से आपको कुछ न कुछ रिफ्लेक्शन दिखाई देती होंगी। इलेक्ट्रिक बल्ब है, वहाँ से लाइट आया और अधिक से अधिक रिफ्लेक्ट होकर आपके पास गया या हमारे पास गया। तो ऐसे चिकनी और पॉलिशदार सतह से अधिक प्रकाश परावर्तित होता है और जो खुरदरी सतह होती है वहाँ से प्रकाश कम परावर्तित होता है। तो वो भी एक प्रकाश का परावर्तन का हिस्सा है। फिर आप देखेंगे चलते फिरते आपके रास्ते में नदी देखे होंगे, तालाब देखे होंगे, उसमें भी वस्तुएं उल्टा दिखाई देती हैं। वो भी एक प्रकाश के परावर्तन की घटना के कारण होता है।
वो उन वस्तुओं से प्रकाश नदी के तह पर, पानी के सतह पे जाता है। बिल्कुल, अगर मान लीजिए यहाँ एक पेड़ है और यहाँ तालाब है, इसमें पानी भरा हुआ है और हम यहाँ पर खड़े हैं, तो यह पेड़ हमें कैसे दिखाई देता है? यहाँ तो दिखाई देता ही है, साथ में हमें नदी में भी इसका एक इमेज दिखाई देता है। ऐसा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जो प्रकाश इस पेड़ से इस नदी के सतह पर गई, कुछ तो अवशोषित हो गई, अपवर्तित हो गई, लेकिन इसका कुछ हिस्सा इसके सतह से परावर्तित होकर हमारी आँखों तक आ गया। तो अब हमारी आँखें इसी चीज़ को जानती हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती हैं। तो हमें वस्तुएं, ये प्रकाश दरअसल आ रहा है यहाँ से, लेकिन चूंकि हमारी आँखों का सेंसेशन इस प्रकार से है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, तो इसीलिए परावर्तित होकर ये यहाँ से गया ज़रूर, लेकिन हमें ये दिखाई देगा कहाँ? यहाँ नीचे की ओर दिखाई देता है। तो ये भी प्रकाश के परावर्तन की एक घटना है। दर्पण, हमारे घर में, आपके घर में दर्पण होगा। दर्पण में हम अपना चेहरा देखते हैं, जिसे शीशा कहते हैं या मिरर कह लीजिए, उसमें हम चेहरा देखते हैं। यह भी जो है प्रकाश के परावर्तन की घटना के कारण होता है। तो अब देखते हैं प्रकाश के परावर्तन को परिभाषित कैसे करेंगे। परिभाषा में हम कैसे कहेंगे कि यही घटना या इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, तो वो प्रकाश का परावर्तन है। प्रकाश चलती है, मार्ग में उसके रुकावट आई, जैसे यहाँ खिड़की से, तो हम जानने चाहते हैं प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा। तो हम देखेंगे कि प्रकाश आ रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ खिड़की से प्रकाश इस बोर्ड तक आ रहा है, यहाँ से टकराया और टकराने के बाद उसी डायरेक्शन में, यानी उसी दिशा में जिस ओर से वो आ रहा था, उसी माध्यम में या उसी ओर वह मुड़। तो प्रकाश के परावर्तन को हम आइए चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये है प्रकाश किरण, जिसे सामान्य भौतिक विज्ञान की भाषा में आपतित किरण कहा जाता है। आपतित किरण इसलिए क्योंकि ये किरण आ रही है। ये जो चिकना या पॉलिशदार सतह है, अगर हमने ऐसे डायग्राम बना दिया है, ऐसे चित्र बना दिया, तो इसका मतलब यह दर्पण का चित्र है। इससे टकराया और टकरा कर दर्पण से आगे न जाकर, इसके इधर की ओर न जाकर, बल्कि उसी डायरेक्शन में, उसी दिशा में लौट गया। तो इस घटना को कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। यानी कैसे इसको परिभाषित करेंगे? जब प्रकाश किरण किसी चिकने पॉलिशदार सतह पर टकराने के बाद अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, जिधर से वो आ रही होती है, इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो अब हम पढ़ते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला नियम यह होता है, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। अब यहाँ पर आपतन कोण और परावर्तन कोण को भी समझने की ज़रूरत है, जिसे हम चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम परावर्तन का चित्र बनाएंगे। ये आपतित किरण है और बिल्कुल ऐसे बना लेंगे परावर्तित किरण, और इस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु। इस पर हम क्या खींच लेंगे?
अभिलंब। तो नाम लिख देते हैं, आपतित किरण, और ये है परावर्तित किरण, और ये है अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब, इन दोनों के बीच बना कोण, इसे I से दर्शाते हैं, और यही जो कोण है यह कहलाता है आपतन कोण। और इसी अभिलंब और परावर्तित कोण के बीच, परावर्तित किरण के बीच जो कोण है उसे R से दर्शाते हैं, और इसे कहते हैं परावर्तन कोण। और ये बिंदु आप जानते हैं, इस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु। और ये जो है, यह सतह क्या है, चिकनी या पालिशदार सतह है, जिसे आप दर्पण भी मान सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या हो गया, आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण हो गया परावर्तन कोण। तो परावर्तन का पहला नियम ये कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। इसका मतलब कि इस अभिलंब से जितना कोण आपतित किरण बना रहा है उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित किरण भी जाएगा। दूसरा नियम, दूसरा नियम ये कहता है, ये जो आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है और ये बीच में अभिलंब है, ये तीनों एक तल में होंगे। यानी जैसे हमने इस बोर्ड पे चित्र बनाया है, जिस तल में आपतित किरण है उसी तल में परावर्तित किरण है और उसी तल में अभिलंब है। इसका क्या अर्थ हुआ, इसे समझने की ज़रूरत है कि यह एक तल में होने का क्या मतलब हुआ। तो आइए समझते हैं एक एक्सपेरिमेंट से। जैसे मान लीजिए ये हमारा है एक तल, ये हमारा मिरर है, और ये है आपतित किरण। तो ये परावर्तित किरण हो गई। तो ये अगर आपतित किरण है, आपतित किरण के डायरेक्शन में अगर हमने पेन डाला, ये आपतित किरण के डायरेक्शन है, तो परावर्तित किरण भी इसी तल में होगी और ये आपतन कोण होगा। ऐसा नहीं होगा कि यह आपतित किरण इधर है और अभिलंब इधर है तो परावर्तित किरण पेन के इस डायरेक्शन में हो जाए, ऐसा भी नहीं होगा। इधर हो जाए ऐसा भी नहीं होगा, इधर हो इधर ऐसा भी नहीं होगा। ये तल जो है, ये जो प्लेन है, ये जो डायरेक्शन है वो यही होगी। अगर यह आपतित किरण यहाँ पे आपतित हो रही है तो अभिलंब यहाँ पे होगा और परावर्तित किरण इधर की होगी, यानी ये तल हो जाएगा। अगर यह आपतित यहाँ पे हो रही, इस डायरेक्शन में हो रही है, अगर ये आपतित किरण, हमने ऐसे समझा कि अगर ये आपतित किरण ऐसे आ रही है तो ये ऐसे जाएगी। अगर ये आपतित किरण इस डायरेक्शन से आ रही है तो ये अभिलंब इस डायरेक्शन में है तो ये ऐसे जाएगी। अगर ये आपतित किरण बिल्कुल इस तरीके से आ रही है तो अभिलंब ये होगा, परावर्तित इस डायरेक्शन में होगी। यानी ये जो तल है आपतित किरण और अभिलंब, अभिलंब मतलब कि जिस सरफेस पर किरण आपतित हो रही है उस पर आपतन बिंदु पर हमने क्या किया है, एक अभिलंब खींच लिया है, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया है और ये आपतित किरण है। तो इनका जो तल होगा उसी तल में परावर्तित किरण भी जाएगी। ऐसा नहीं है कि यह जो परावर्तित किरण है वह यहाँ से आपतित हुआ और ये आपतन बिंदु है, यहाँ अभिलंब खींचा है हमने। ऐसा नहीं है कि परावर्तित किरण ऐसे चले जाए, ऐसे नहीं जाएगी, ये बिल्कुल जो है उसी तल में जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो दोनों नियम हैं, यानी
पहला जो नियम है वह आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो गया, यानी इसका कोण भी हमें मालूम है और इसका तल भी मालूम है। तो इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर हमें आपतित किरण की पोजीशन पता हो, आपतन कोण पता हो, तो हम बड़े आराम से परावर्तन कोण और परावर्तित किरण के पोजीशन को, स्थान को बता सकते हैं। ये हैं परावर्तन के दो नियम। ये परावर्तन के दूसरे नियम के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से परावर्तन के दोनों नियमों को हमने पढ़ा, जिसमें तो पहला नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है और दूसरा नियम है आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब। तीनों एक तल में होंगे। तो ये रहे परावर्तन के दो नियम। तो आज की कक्षा में हमने किन किन बिंदुओं पर अध्ययन किया। पहला यह कि वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिस कारण से दिखाई देती हैं वह प्रकाश है, और जिस घटना से हमें दिखाई देती हैं वह है प्रकाश के परावर्तन की घटना। और प्रकाश के परावर्तन के इन दोनों नियमों के बारे में हमने अध्ययन किया। अगली कक्षा में हम दर्पण, गोलीय दर्पण के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।